वेलकम व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। क्रोमोसोम जो शब्द है और क्रोमेटिन ये दोनों एक ही शब्द है। केवल जो डिफरेंस है वो है इनके कॉम्पैक्टनेस का, यानी कितना कॉम्पैक्ट, कितना कंडेंस्ड फॉर्म है, उसके आधार पे नाम दिया गया क्रोमेटिन, फिब्रिल्स एंड क्रोमोसोम्स। तो बोथ आर सेम थिंग, लेकिन जब वो फिब्रिल्स की फॉर्म में होता है, thin thread like structures which are made up of DNA and histone protein, then it is called chromatin fibrils। और जब यही chromatin fibrils कंडेंस्ड हो जाते हैं, रैप हो जाते हैं, कॉइल्ड हो जाते हैं, तो उस हाईली कंडेंस्ड फॉर्म को, ऑर्गेनाइज फॉर्म को कहा जाता है क्रोमोसोम्स। और सेल साइकिल में आप उसको स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे जो सेल साइकिल की 4 फेजेस हैं, G1, S, G2 एंड M, इन 4 फेजेस में जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन और डीकंडेंसेशन है ये अलग अलग स्टेजेस पर चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर आप G1, S और G2 फेज में अगर स्टडी करते हैं तब हमें यहाँ पर वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स दिखाई नहीं देते हैं। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली एट द टाइम ऑफ डिवीजन, दैट इज ओनली एट द टाइम ऑफ माइटोसिस और एट द टाइम ऑफ meiosis। अदरवाइज जो यहाँ पर पूरी जो इंटरफेज है विच इज मेड अप ऑफ G1, S एंड G2, यहाँ पर वेल ऑर्गेनाइज क्रोमोसोम्स विजिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ इस पूरी तीनों स्टेजेस में जो आपको दिखाई देता है दैट इज क्रोमेटिन, फाइबर्स और फिब्रिल्स। ये क्रोमेटिन, फिब्रिल्स और फाइबर्स दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेकिंग द स्टेन, बेसिक स्टेन। यानी जब हम बेसिक स्टेन से उनको डाई करते हैं तो क्रोमेटिन फिब्रिल्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा स्टेन को लेते हैं, वो पार्ट्स कहलाते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, डार्क स्टेनिंग स्ट्रक्चर्स, डार्क स्टेनिंग एरियाज। और कुछ एरियाज ऐसे हैं क्रोमेटिन फिब्रिल्स के जो उस बेसिक स्टेन को कम मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं और वो कहलाते हैं यूक्रोमेटिन। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनेबिलिटी chromatin fibers are of two types, heterochromatin and euchromatin। Heterochromatin are tightly compacted structures which take up more stain, and euchromatin are less condensed structure which take up less stain। So on the basis of stainability chromatin fibrils are of two types। तो chromatin fibers are made up of DNA fibrils and histone protein, और उनके कॉम्पैक्ट होने से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वही उससे डेवलप होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन ज्यादा स्टेन लेने वाला ऐसा कॉम्पैक्ट डीएनए का स्ट्रक्चर है विच इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव मींस ये डीएनए का वो सेगमेंट है जहां पर हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमेटिन फिब्रिल्स है, लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, यानी इनसे एमआरएनए और फर्दर प्रोटीन के सिंथेसिस नहीं हो सकती। तो आप कह सकते हैं ये डीएनए का साइलेंस्ड पार्ट है जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी ये एक इनएक्टिव पार्ट है। तो फिर इसका फंक्शन क्या हुआ? अगर ये इनएक्टिव पार्ट है हेट्रोक्रोमेटिन तो इसका फिर फंक्शन क्या है? तो इसके भी कुछ फंक्शंस हैं। क्या है इसके फंक्शंस? ये जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके सिंथेसिस में हेल्प करता है और जो क्रोमोसोम्स का मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करता है। तो हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव बट इट हेल्प्स इन द बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ क्रोमोसोम्स। अब अगर बात की जाए यूक्रोमेटिन की, तो जो सबसे एक्टिव पार्ट है डीएनए का, जिससे प्रोटीन बन रहा है, जिससे एमआरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, वो पार्ट कहलाता है यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन नाम से लग रहा है, यू मींस ट्रू, क्रोमेटिन यानी ये वो डीएनए है which is transcriptionally active DNA because it actively participate in the synthesis of mRNA and after that in translation process। तो ये सबसे एक्टिव पार्ट हो गया और ये इनएक्टिव पार्ट हो गया।
हेट्रोक्रोमेटिन पूरी सेल साइकिल के दौरान डार्क स्टेनिंग स्ट्रक्चर्स रहते हैं और इनसे किसी भी प्रकार के आरएनए की सिंथेसिस नहीं होती है, जबकि यूक्रोमेटिन सेल साइकिल में एक चेंजेस शो करते हैं। बिफोर एस फेज लाइट स्टेन, ड्यूरिंग एम फेज डार्क स्टेन, लाइट स्टेन, डार्क स्टेन, इस तरह से उसमें चेंजेस होते हैं यूक्रोमेटिन में। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन along the cell cycle they remain dark throughout the cell cycle. This is the basic difference between heterochromatin and euchromatin. Now we will see some important points about heterochromatin. Number one, these are tightly coiled structures और इनमें जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। और आप लोगों ने न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ा है क्रोमोसोम का, तो लगभग 30 nm का कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं ये, और ये एक हाईली कंडेंस्ड पार्ट होता है। क्योंकि ये हाईली कंडेंस्ड है तो ऑब्वियसली जब स्टेन किया जाएगा तो ये ज्यादा स्टेन लेगा, टेक्स अप मोर स्टेन। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ये डीएनए का इनएक्टिव पार्ट है क्योंकि इससे यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इसको एसेस नहीं कर सकता। तो आप कह सकते हैं इट इज नॉन accessible part of the DNA because DNA polymerase enzyme which is required for transcription cannot access heterochromatin। तो ये ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेगा। लेकिन रेप्लिकेशन, एक सवाल यहाँ उठता है क्या ये ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता है, रेप्लिकेशन में भी भाग नहीं लेता है? तो ऐसा नहीं है, ये ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेगा लेकिन रेप्लिकेशन पूरे डीएनए का होता है। ये बात अलग है कि ये जब एस फेज में पूरा डीएनए कंप्लीट रेप्लिकेट कर जाता है तो सबसे बाद में जो डीएनए रेप्लिकेट करता है दैट इज हेट्रोक्रोमेटिन। क्योंकि मैंने काफी जगह ये पढ़ा है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेट्रोक्रोमेटिन do participate in replication? Yes, of course. Heterochromatin participate in replication but late in S phase. Next point is it facilitates metabolism of chromosome. जब इसका काम ट्रांसक्रिप्शन नहीं है तो क्या काम है इसका? ये क्रोमोसोम के मेटाबॉलिज्म को फैसिलिटेट करता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बायोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। एंड one of the best example of heterochromatin is Y chromosome of Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster में long Y chromosome है, it is totally genetically inactive because it is made up of heterochromatin which is genetically inactive part. So this is all about of heterochromatin. Now we will see what are the characteristic features of euchromatin. Euchromatin, as the name suggests, consists of two words U plus chromatin. U means true, chromatin. ये डीएनए का एक्चुअल पार्ट है जिसकी परसेंटेज बहुत कम होती है, लेकिन ये वो पार्ट है जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए और फिर ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बनाने में। तो ये डीएनए का एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट होता है। लेस कंडेंस्ड है, यानी यहाँ पर उतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं जितना कि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हेट्रोक्रोमेटिन में होता है। लगभग इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 11 nm का होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन में अभी आपने देखा था वो ऑर्गेनाइजेशन 30 तक पहुंच जाता है। क्योंकि कम कंडेंस्ड है तो ऑब्वियसली इट विल टेक लिटिल स्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग, कम स्टेन लेगा, लाइट स्टेन होगा। And genetically it is active part, transcriptionally active, translationally active और replication तो होता ही है। इसके अलावा सेल साइकिल में जिस समय इंटरफेज में होता है कम स्टेन, मेटाफेज में ज़्यादा स्टेन, फिर इंटरफेज में कम स्टेन, मेटाफेज में ज़्यादा स्टेन। तो इस तरह से ये सेल साइकिल के समय नॉर्मल साइकिल शो करता है कंडेंसेशन और डीकंडेंसेशन की, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन में इस तरह का कंडेंसेशन और डीकंडेंसेशन नहीं होता है। वहाँ पूरी सेल साइकिल में एक सा डार्क स्टेनिंग स्ट्रक्चर रहता है। तो यूक्रोमेटिन ये एक एक्टिव पार्ट है डीएनए का। अब आता है जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो कितने टाइप का हो सकता है। हेट्रोक्रोमेटिन नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन एंड फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन।
Heterochromatin may be of two types, constitutive heterochromatin and facultative heterochromatin. Constitutive heterochromatin जो कि परमानेंट होते हैं, पूरी सेल साइकिल में या पूरी प्रोसेस के दौरान इनमें कभी भी कोई भी चेंज नहीं आता है और ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। क्या मतलब हुआ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का? कि जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, आप सभी ने पढ़ा है, तो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो सेंट्रोमियर है, ये पार्ट जहां से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं काइनेटोकोर, और जो टीलोमियर्स हैं which are the ends of the chromosome which provide integrity to the chromosome, ये दोनों ही पार्ट बने होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन के और इनमें कभी भी कोई चेंज नहीं आता है, ये कभी भी यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट नहीं होते। हेटेरोक्रोमेटिन है, हमेशा ही हेटेरोक्रोमेटिन रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, इनका फंक्शनल रोल नहीं होता है। दूसरी बात, ये रिपीटेटिव सीक्वेंस के बने होते हैं। आप जानते हैं दो तरह की सीक्वेंस होती है, और जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है वो स्ट्रक्चरल, ये रिपीटेटिव सीक्वेंस के बने होते हैं। और इसका एग्जांपल हो गया टीलोमियर्स एंड सेंट्रोमियर। दूसरा है फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन। फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन ये परमानेंटली हेटेरोक्रोमेटिन नहीं होते हैं। It depends on the physiology of the cell, it depends on the developmental changes on the cell, कि ये कभी कभी कंडीशन के अनुसार अपने आप को यूक्रोमेटिन में भी चेंज कर लेते हैं। टाइटली कॉइल्ड है, जब लूज कॉइल हो जाएंगे देन दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू यूक्रोमेटिन। तो फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन स्ट्रिक्ट हेटेरोक्रोमेटिन नहीं है, सेल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये यूक्रोमेटिन में चेंज हो जाते हैं। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है मैमल्स में, ह्यूमन बींग्स में जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में जो 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब तक 16 सेल तक होता है तब तक डबल एक्स रहता है, लेकिन उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही एक पूरा एक्स क्रोमोसोम ये इनएक्टिव हो जाता है, जिसे बोलते हैं बार बॉडी। तो बार बॉडी इंडिकेट करती है कि पूरा एक एक्स क्रोमोसोम जो पहले यूक्रोमेटिन था, लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ही पूरी तरह से ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो गया, और ये एग्जाम्पल हो गया फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन। तो ये पूरा हो गया। दिस इज ऑल अबाउट यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन. Thanks for watching. If you like my video, then hit the like button and subscribe my channel. Thank you.